Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है दैट्स द स्केलेटल सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. अगर हम दोनों में साथ में करता तो लेक्चर लंबा हो जाता. ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ही सिस्टम लिया और मैं आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ाऊँगा. आज मैं आपको 2 सिस्टम कंप्लीट करूँगा. ठीक है, अभी आपको मतलब 15 डेज़ ऑलमोस्ट बाकी है एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, तो 15 डेज़ आप अच्छे से रिवीजन भी करोगे. ठीक है, और मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मतलब सारा कुछ बताऊंगा कि आप कैसे दो रिवीजन आप कर सकते हैं 15 डेज़ में. मैं आपको ट्रिक बताऊंगा थोड़ा सा. ठीक है, मैंने कैसे खुद किया था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आप पढ़ सकते हो अच्छे से. ठीक है, और अच्छी परसेंटेज लाओगे आप, वो मैं आज एक वीडियो में बताऊँगा आपको. ठीक है, तो इसके बाद आज मैं आपको एक तो स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा और डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, हो गया ये दो. उसके बाद हमें 2 सिस्टम बचते हैं, दैट्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम. ठीक है, और रहता है उसके बाद सेल मैंने पढ़ाई है, आप देख सकते हैं. मैं उसकी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा. ठीक है, वो आप देख लेना. और उसके बाद रहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, वो भी मैं पढ़ाऊँगा. अभी हमें मतलब 3 लेक्चर लगेंगे ऑलमोस्ट. ठीक है, आज मैं 2 दूंगा, तो ये अच्छे से देख लेना, इनमें क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें 10 मार्क्स आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, किसी भी सिस्टम में आ सकता है. मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि किस में आएगा, बट आएगा, किसी में भी आ सकता है. ठीक, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है. एक हमें पढ़ना है इसमें टाइप्स ऑफ बोन्स. पहले बोन्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनके टाइप्स. ठीक है, आपके सिलेबस में भी है. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, ये भी पढ़ेंगे हम. उसके बाद एक्शियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है, ये भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. जो ज़्यादा मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, एक तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ाऊंगा आपको और जॉइंट्स, ये मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा. ठीक है, बाकी जो है उसको मैं ऊपर ऊपर से ही बोलूँगा क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब इंपॉर्टेंट है बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन उसमें ज़्यादातर नहीं आते हैं. ठीक है, और वो फिर आप खुद पढ़ सकते हो, जो मैं आपको ये PDF सेंड करूँगा. ठीक है, वरना ये बहुत बड़ा लंबा लंबा लेक्चर हो जाएगा. ठीक है, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखेंगे थोड़ा सा बोन्स के बारे में. The bones of the skeletal system protect the internal organs of the body and provide structural framework to the body. मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है ना बॉडी का, वो बोन्स की वजह से होता है. ठीक है, ऐसा समझ. और ये प्रोटेक्शन देते हैं ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनको भी प्रोटेक्शन देते हैं, मूवमेंट्स में काम आते हैं. ठीक है, लोकोमोशन. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी with the help of muscles and ligaments attached to it. ऐसा समझ. it helps in the production of red blood cells and involved in the storage minerals. ये मैं आपको बताऊंगा फंक्शन में. ठीक है, अभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स. आपके सिलेबस में है तो ये कर लेना. ठीक, पहला जो है दैट्स द लॉन्ग बोन. द लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ. मतलब जितनी लेंथ होती है ना वो ज़्यादा होती है लॉन्ग बोन के एज कम्पेयर. मतलब नाम से ही पता चलता है, विड्थ कम होगी, लेंथ ज़्यादा होगी. इट हैज़ अ शेफ्ट एंड 2 एक्सट्रीमिटीज़. मतलब एक शेफ्ट होता है, वहाँ हमें स्ट्रक्चर में देखना है. अभी बस ऐसे याद रखो स्ट्रक्चर. जब हम पढ़ेंगे आपको मैं आज बोन का मतलब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, आपको सारी बोन आँख मतलब सामने आनी चाहिए. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आया समझ. मैं आपको 3D. ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसमें ह्यूमरस आपको पता है जो कि आर्म में होती है, फीमर लेग में होती है, टिबिया एंड फिब्यूला ये भी आर्म्स में होती है. ठीक है, तो ये सारे क्या है लॉन्ग बोन. उसके बाद नेक्स्ट दैट्स द शॉर्ट बोन. शॉर्ट बोन मतलब इसका जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी. ठीक है, दे आर शॉर्ट इन स्ट्रक्चर. दीज बोन्स हैव नो शेफ्ट्स एंड एक्सट्रीमिटीज़. इनमें शेफ्ट्स एंड एक्सट्रीमिटीज़ नहीं होते. दे आर ऑफ डिफरेंट साइज. देखो ये होती है लॉन्ग बोन ऐसे. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ ऐसे समझाने के लिए. लॉन्ग बोन है. ठीक है, इसका शेफ्ट होता है ये वाला पोर्शन शेफ्ट, और ये हो गए 2 एक्सट्रीमिटीज़. ठीक है, तो ये लॉन्ग बोन. बट जो शॉर्ट बोन है ना, इसमें ये शेफ्ट और एक्सट्रीमिटीज़ नहीं होते. ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. एग्जांपल इंक्लूड्स कार्पल्स होते हैं, हाथ में होते हैं, टार्सल्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद फ्लैट बोन. नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज द फ्लैट बोन. ये आपको पता ही है, दे आर फ्लैट इन शेप. एग्जांपल क्या है, स्कैपुला बैक साइड होती है. ठीक है, स्टर्नम आता है इसमें. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इरेगुलर बोन. इरेगुलर बोन्स और इरेगुलरली शेप, ये इरेगुलर शेप्ड होते हैं. एग्जांपल इंक्लूड्स बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. वो आपको पता है वो इरेगुलर शेप्स होते हैं. ठीक है, एग्जांपल साथ साथ याद रख लेना. अगर टाइप्स आए ना, एक तो डेफिनेशन लिखोगे ये कहाँ पे हो नहीं, ये क्या होती है, कैसी बोन होती है, और उसके बाद एग्जांपल. ठीक, सेसमाइड बोन. दिस बोन्स आर फाउंड आफ्टर बर्थ. हाँ समझ, आफ्टर बर्थ ये पाई जाती है. दे फाउंड लाइंग इनसाइड द टेंडनस दैट रन अक्रॉस द जॉइंट्स. मतलब टेंडन जो होते हैं ना उनके अंदर हो पाई जाती है. एग्जांपल यहाँ पे दे है पटेला ऑफ नी जॉइंट एंड पिसिफॉर्म बोन ऑफ कार्पल. ये रिस्ट में पाया जाता है पिसिफॉर्म बोन. ठीक है, जो रिस्ट होता है ना वहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ. यहाँ पे ये वाला है ना, यहाँ पे पाया जाता है. ठीक है, ऐसे समझ रिस्ट में ये पिसिफॉर्म बोन. तो ये किसकी एग्जांपल है, सेसमाइड बोन. ये हो गए टाइप्स. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो पढ़ने से पहले ठीक है मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से. ठीक है, उसके बाद जब मैं पढ़ूंगा ना आपको दिमाग में खुद ब खुद आएगा. ठीक है, मैंने क्या पढ़ा है आपको यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा. ठीक, देखो लॉन्ग बोन हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ना है किसका, लॉन्ग बोन का. ठीक है,
ज़्यादातर अगर आपके एग्जाम में आया ना तो लॉन्ग बून का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, याद रख लेना मेरी बात। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो स्ट्रक्चर ऑफ बून आएगा ना तो आपको लॉन्ग बून का लिखना है, ठीक है, जिसमें शेफ्ट भी होता है और एक्सट्रीमिटीज़ भी। आया समझ? चलो हम देखते हैं। पहले मैं आपको बून के बारे में थोड़ा और बताऊँगा। जो बून होते हैं ना, ये आपको पता है ये क्या है, कि लिख लेना, ठीक है, इस साथ लिख लेना, क्योंकि इसमें नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है तो आप मैनेज कर लेना, मैं बता रहा हूँ ना वर्बली। तो बून जो होता है ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसमें दो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, दो चीज़ें पाए जाते हैं, क्या क्या आपको पता ही होगा। एक तो मैट्रिक्स, बून मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, दूसरा होता है बून सेल्स। क्या क्या होता है बून में, एक तो बून मैट्रिक्स पाया जाता है इसमें, और बून सेल्स। अब जो ये बून मैट्रिक्स होता है ना, ये किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का और ऑर्गेनिक कंपोनेंट। क्या मैंने बोला, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। आया समझ? यहाँ तक मैंने बोला बून जो है उसमें मैट्रिक्स होता है और बून सेल्स, बट जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना हुआ होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का और ऑर्गेनिक कंपोनेंट का। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। क्या आता है, ये लिख लेना, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, ये आप लिख लेना स्पेलिंग खुद, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, माँ ये ना पेन अच्छे से नहीं लिख रहा है, ठीक। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स किस में पाए जाते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होता है ना, इसमें आता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, उसके बाद आता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और भी एक्स्ट्रा, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मैट्रिक्स में। अब जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसमें क्या क्या आता है, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, आपने लिखा होगा, ठीक है, साथ साथ लिख लेना। अब जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना, इसमें क्या आता है, इसमें आता है कोलेजन, ठीक, फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक्स्ट्रा और भी कुछ आता है, ठीक है, मिनरल्स आते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब जो बून सेल्स है, ठीक है, बून सेल्स, अब हम देखेंगे बून सेल्स। मैट्रिक्स हमने देख लिया, अब हम देखेंगे बून सेल्स, ठीक है। ये देखो बून सेल जो है ना, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बून सेल्स आते हैं। लाइक बुक्स में 3 बून्स का नाम मेंशन किया था, बट मैं आपको 4 बोलूँगा। पहले जो बून है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द ऑस्टियोब्लास्ट। स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ ना, तो आप खुद ही लिख लेना, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट इसका फंक्शन आप लिख के रखो, इसका फंक्शन होता है, ठीक है, दे फॉर्म न्यू बून्स, ठीक है, ये नई बून बनाती है। आया समझ? कौन, ऑस्टियोब्लास्ट, इसकी फंक्शन याद रख लेना। उसके बाद सेकंड, दैट्स कॉल्ड द ऑस्टियोसाइट। अब जो ऑस्टियोसाइट है, इसका फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स द मिनरल कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या मैंने बोला, मेंटेन्स द मिनरल कंसंट्रेशन, जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, ठीक है, लाइक मैंने आपको बोला कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, उनकी जो कंसंट्रेशन है उनको मेंटेन कर रखती है, ठीक है। और क्या करती है, ये कन्वे करती है मैसेज टू अदर सेल्स अबाउट द हेल्थ एंड इंजरी। कौन, ऑस्टियोसाइट क्या करती है, मतलब अगर इंजरी हो जाएगी, ठीक है, बाकी सेल्स को ये मैसेज कन्वे करती है, ठीक है। ये इसकी फंक्शन आपको समझ आ गई। उसके बाद थर्ड जो सेल है, दैट्स द ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ठीक है, ये थर्ड सेल्स है। जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। और जो है ऑस्टियोजेनिक सेल्स है ना, इनका फंक्शन है दे फॉर्म द ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ये लिख के रख लेना, फॉर्म ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ बून नहीं पढ़ रहे, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बून के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स, मैंने क्या बोला, ये दे फॉर्म द ऑस्टियोब्लास्ट। और जो है ऑस्टियोसाइट है ना, ऑस्टियोसाइट जो मैंने सेकंड वाली बोली, ये कहाँ से बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट से, ठीक है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये किसको मतलब बनाती है, ऑस्टियोसाइट को। ये कन्वर्ट हो जाती है, इसमें बनाती है, मतलब कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ऑस्टियोसाइट में। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रख लेना, जो ये दो सेल्स है ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, इनमें मतलब दे लैक माइटोटिक, जो इनमें ये माइटोसिस नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स है यही बनाती है ऑस्टियोब्लास्ट, फिर जो ऑस्टियोब्लास्ट ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ऑस्टियोसाइट में, ठीक है। ये रही 3 सेल्स। इसकी फंक्शन मैंने, सबकी फंक्शन मैंने आपको बोला ना, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ओके। उसके बाद फोर्थ जो सेल आती है ना इसमें, दैट्स द ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट। अब आपको पता है ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, इसका फंक्शन आपने सुना होगा, ठीक है, बून एब्जॉर्प्शन या बून डिसोल्यूशन, ठीक है, मतलब बून को डिजॉल्व करती है। आया समझ? लाइक फॉर एग्जांपल देखो, अगर ब्लड में कैल्शियम कम पाया गया, ठीक है,
अगर ब्लड में कैल्शियम कम है। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये बोन को डिजॉल्व करते हैं, मतलब बोन को तोड़ देती है और कैल्शियम वहां से लेके ब्लड में मतलब आने देता है। ऐसा समझ, मतलब जब बोन तोड़ेगी है, ठीक है, उसके बाद जो कैल्शियम है ना वो किस में चला जाएगा, ब्लड में, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ऐसा समझ। तो ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन ये होता है कि ये बोन को तोड़ देते हैं, या फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन वहां पे कुछ एक्स्ट्रा बोन पार्ट बनता है बोन के साथ, ठीक है, तो उसको ट्रिम करता है कौन, मतलब एक रेगुलर शेप देती है कौन, ऑस्टियोक्लास्ट। ऐसा समझ। तो इसका फंक्शन ये हो गया। यहां तक आपको समझ आया ना? ओके। और जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना ये ऑस्टियोजेनिक सेल से नहीं बनती है। मैंने बोला ऑस्टियोजेनिक सेल से कौन बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट होती है ऑस्टियोसाइट में। बट जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना ये ऑस्टियोजेनिक सेल से नहीं बनती है। ये कहाँ से बनती है, ये बनती है मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज होते हैं, लाइक कि मोनोसाइट्स प्लस मैक्रोफेज, इनसे ये बनती है कौन, ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ आएगा ना बोन के बारे में। तो सेल्स के बारे में भी आपको मैंने बोला जो सेल्स होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब बोन में क्या क्या मैंने आपको बोला, मैट्रिक्स और बोन सेल्स। मैट्रिक्स मैंने आपको बोला इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और जो बोन सेल्स है वो भी मैंने आपको समझा उनकी फंक्शन भी, ठीक है। अब हम देखेंगे अब अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा। देखो ध्यान रख लेना इधर, मुझे स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आएगा इधर, थोड़ा सा तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। ये है फॉर एग्जांपल लॉन्ग बोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नज़र रख लेना इधर। देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो मिडल पोर्शन होता है, ठीक है, ये कम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है, ठीक है। किस बोन से, कम्पैक्ट बोन, मतलब ये स्ट्रांग होती है। आपने देखा होगा ना जो मिडल पार्ट होता है ना बोन का, ठीक है, अगर आप जो लेग पीस होता है चिकन का, उसका जो मिडल वाला पोर्शन होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। और जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, ठीक है, ये स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्पॉन्जी बोन के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। और जो कवरिंग होती है ना इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। इधर आप लिख लेना प्लीज़, वरना इधर नहीं मुझे पूछेगा। डायाफाइसिस मैं बस डी लिखूंगा, ठीक है, आप लिख लेना खुद वहाँ पे कॉपी सामने लो और ये स्ट्रक्चर अच्छे से बना लो, फिर जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं डायाफाइसिस इस वाले को, जो कि इस कॉम्पैक्ट बोन को कवर कर रही है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। और जो ये वाला है एक्सट्रीमिटीज़, और ये वाला नीचे वाला एक्सट्रीमिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। सॉरी मैं ई लिखूंगा, ठीक है, ई। तो एपिफाइसिस क्या होता है, जो स्पंजी बोन को कवर करता है, और जो डायाफाइसिस है जो कॉम्पैक्ट बोन को, ठीक है। आया यहाँ तक समझ? ओके। अब जो ये वाला पोर्शन मैंने बनाया जहाँ पे जिसको कवर कौन करता है, एपिफाइसिस, ठीक है, कवरिंग होती है, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है जिसको मैंने कवर किया, किससे, एपिफाइसिस है, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर एक बोन होती है दैट्स कॉल्ड द स्पंजी बोन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस बोन, ठीक है, एस बोन, स्पंजी बोन, ठीक। यहाँ तक समझ आया? ओके। स्पंजी बोन जो होता है ना इसके अंदर एक खोखला सा, मतलब खोखला नहीं, मतलब पोरुस होते हैं, ठीक है। उन पोरुस के अंदर एक बोन मेरो होता है जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मेरो, इसीलिए मैंने इसको रेड से थोड़ा सा कलर किया यहाँ पे, किया ना थोड़ा सा। इसको मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन, इसमें कुछ पोरुस होते हैं, उन पोरुस में क्या होता है, रेड बोन मेरो। क्या होता है, रेड बोन मेरो। इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रेड बोन मेरो किस में होता है, स्पॉन्जी बोन के अंदर। ऐसा समझ, स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या होता है, पोरुस होते हैं छोटे छोटे, उनके उनके अंदर होते हैं, जो पोरुस होते हैं उनके अंदर होता है रेड बोन मेरो। और इस रेड बोन मेरो का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ये सेल्स, कौन सी सेल्स, ब्लड सेल्स, दैट इज द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये मैंने आपको बोला है, ठीक है, इनका फंक्शन भी बोला, सारा मैंने ब्लड में आपको पढ़ाया, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आया? ओके। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जिसको मैंने कॉम्पैक्ट बोन बोला, ठीक है, इसके अंदर एक हॉलो खोखला सा होता है ना, आपने देखा होगा जो बोन होती है अंदर से खोखली होती है। तो एक यहाँ पे सिलेंडर शेप्ड होता है, एक कैनाल होता है, ठीक है। क्या होता है, एक कैनाल होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी या मेडुलरी कैनाल। क्या बोलेंगे इसको, एम सी, हो गया मेडुलरी कैविटी। आप बुक पे कॉपी पे अच्छे से लिख लेना, ठीक है।
ये हो गया मेडुलरी कैविटी, ये इसके अंदर होता है, बून के अंदर, मतलब कॉम्पैक्ट बून के अंदर। जो कॉम्पैक्ट बून है ना, ये हार्ड कवरिंग होती है, याद रख लेना, हार्ड कवरिंग जो बून के बाहर होती है। और जो अंदर वाला पोर्शन है वो खोखला है और उसमें कैविटी होती है, दैट्स कॉल्ड द मेडुलरी कैविटी। इस मेडुलरी कैविटी के अंदर कौन सा बून मेरो होता है? येलो बून मेरो, ठीक है, वाई बी लिखूंगा मैं। और इस वाई बी देखो, ऊपर हमने बोला जो रेड बून मेरो है उसका फंक्शन क्या है? सेल्स बनाना, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। अब जो येलो बून मेरो है इसका फंक्शन होता है टू स्टोर द फैट, ओके, टू स्टोर फैट। अब लिख लेना खुद, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा वरना यहाँ पे जमलिंग हो जाएगी, तो आप लिख लेना खुद से। तो जो येलो बून मेरा होता है इसका फंक्शन होता है टू स्टोर द फैट। आया यहाँ तक समझ? ओके। अब जो ये सारा है ना, ये बून, ये जो मैंने बून बनाई इसको मैं यहाँ से इस वाले पेन से दिखाता हूँ। ये वाला बाहर एक कवरिंग होती है, थिन लेयर होता है इसके बाहर, बून के बाहर, वो इसी के साथ अटैच होता है। अब मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है, आया समझ? उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका? बून का, ठीक है। जब मैं अभी ये पढ़ूंगा ना पीडीएफ, उसके बाद आपको खुद समझ आएगा क्या मैंने बोला। इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम, ठीक है यहाँ तक? ओके। अब जो ये पेरिओस्टियम है ना, इसके भी 2 लेयर्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक। और जो ये पेरिओस्टियम है ना, इसी के साथ अटैच होते हैं जो टेंडनस होते हैं ना, टेंडनस, ठीक है, या लिगामेंट्स, वो इसी पेरिओस्टियम के साथ अटैच होते हैं। आया समझ? और मतलब ये जो पेरिओस्टियम है, इसके थ्रू जो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और जो नर्व्स होते हैं ना, वो भी एंटर हो जाती है, ठीक। यहाँ तक समझ आया? ओके। तो इसमें क्या हमने बोला, मैंने आपको बोला इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कॉम्पैक्ट बून और स्पॉन्जी बून, या हम बोलेंगे डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, ठीक है। और आउटर मोस्ट कवरिंग को मैंने बोला पेरिओस्टियम, जिसमें 2 लेयर्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सा लेयर। और जो पेरिओस्टियम है इसी के साथ अटैच होता है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ठीक है, मतलब जो बाकी जो मसल्स होते हैं लिगामेंट्स के थ्रू इसी पेरिओस्टियम के साथ अटैच होते हैं, या बून लिगामेंट टेंडन्स के थ्रू इसी पेरिओस्टियम के साथ अटैच होते हैं, और इसके थ्रू एंटर क्या हो जाती है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? ओके। अब जो ये वाला पोर्शन मैंने आपको ये बताया, ये वाला पोर्शन जो मैंने रेड से यहाँ पे दिखाया, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, आप समझ लेना। ये वाला ये जो कि सेपरेट करती है डायाफाइसिस को किससे? एपिफाइसिस। इस यहाँ पे कार्टिलेज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? अब मैं यहाँ पे कहाँ लिखूंगा, ठीक है, इसीलिए मैं बस इसका ऐसे लिखूंगा AC, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आप याद रख लेना, ये सेपरेट करती है डायाफाइसिस को किससे? एपिफाइसिस से, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया कवर, आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इधर देख लेना, ये वाला पोर्शन, ये इधर एक कार्टिलेज होती है, ठीक है। क्या होती है? कार्टिलेज। इसको भी हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला। देखो यहाँ पे जो ये है ना, ये वाले कार्टिलेज जो मैंने बोला, ये सेपरेट करती है डायाफाइसिस से एपिफाइसिस को, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एपिफाइशियल कार्टिलेज। आई एम सो सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? मैं यहाँ पे इसको रब कर लेता हूँ, एपिफाइशियल कार्टिलेज। बाकी आपने सारा लिखा होगा EP, ठीक है, एपिफाइशियल कार्टिलेज जो सेपरेट करती है। अब जो ये वाली कार्टिलेज है जो मैंने यहाँ पे बोला आपको, ये वाली जो यहाँ पे होती है, जो आप ना खाते हो, जब चिकन पीस खाते हो ना, चिकन लेग पीस, तो वहाँ पे आप वो कार्टिलेज खाते हो ना, इसी को हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। AT में लिखूंगा, सॉरी AC। तो ये आपको समझ आया, खुद लिख लेना अब जब आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया अच्छे से। अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब हम देखेंगे जो कॉम्पैक्ट बून है उसको थोड़ा सा हम बाहर निकालेंगे। अब हम देखेंगे उसमें क्या होता है, पेरिओस्टियम भी देखेंगे, उसमें कैसे जो ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं, ठीक है, सारा कुछ हम देखेंगे थोड़ा सा। अब इसको जूम करके, मैंने बोला आपको बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। अब जो अंदर वाली है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्टियम। ये आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, ठीक। देखो इधर, ये मैंने पेरिओस्टियम यहाँ पे एक लेयर बनाई, ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला 2 लेयर से बनती है, ठीक है। ये पेरिओस्टियम की लेयर है। और जो बाहर वाली की लेयर है ना पेरिओस्टियम की, ठीक है, वो 2 लेयर से बनता है। एक होता है फाइब्रस लेयर, ठीक है। क्या होती है? फाइब्रस लेयर, बाहर वाली फाइब्रस लेयर। और जो इनर वाली होती है पेरिओस्टियम लेयर की, वो क्या होती है? सेलुलर लेयर, वो सेल्स की बनी हुई होती है। इसको मैं CL लिखूंगा खाली, ठीक है। मैंने आपको बोला ही जो पेरिओस्टियम है उसके 2 लेयर्स होते हैं, एक होती है फाइब्रस लेयर और बाहर वाली, और अंदर वाली सेलुलर लेयर, ठीक है। अब जो यहाँ पे कुछ फ्लैट सेमी मतलब सर्कुलर्स होते हैं, सेमी सर्कुलर्स नहीं, कुछ फ्लैट जैसा होता है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमेलाe, ठीक है। ये जो सेलुलर लेयर है ना, इसके अंदर होता है, ठीक है। ऐसा समझ, इनको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंशियल लैमेला। याद रख लेना CL। तो आप लिख लेना कॉपी पे CL,
CUMFERENTIAL, सर्कमफ्रेंशियल लेमेलाe, ठीक है। अब जो ये वाली सर्कमफ्रेंशियल लेमेलाe होते हैं ना, थोड़ा इसको समझाने के लिए देखो, ये जो सर्कमफ्रेंशियल लेमेलाe है ना, ये क्या करती है, सर्कल्स बनाती है उसके बाद, ठीक है। अब ये फ्लैट है ना, थोड़ा सा मैंने आपको बोला फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके अंदर, सेल्यूलर लेयर के अंदर, ठीक है। अब जो ये सर्कमफ्रेंशियल लेमेलाe ये क्या करती है, ये बनाती है कुछ सेमी ना सर्कुलर लेयर्स, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक लेमेलाe, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक लेमेलाe। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपने सुना होगा, ये एक सर्कल है, उसके अंदर एक बाहर एक सर्कल है, उसके बाहर भी एक सर्कल है, तो इन 3 सर्कल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। आया समझ। अब जो यहाँ पे जो लेमेला है, इसीलिए यहाँ पे सर्कुलर शेप में है और सर्कल्स बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक लेमेलाe, ठीक है। और इस वाले एक को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियन। क्या कहते हैं, ऑस्टियन, OSTEON, ऑस्टियन। आया समझ। अब जो ये ऑस्टियन है ना, इसके बीच में, यहाँ पे देखो आप, इसके बीच में एक कैविटी होती है, एक कैनाल होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल, इसके सेंटर में होता है, ठीक। क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल कैनाल। इसी सेंट्रल कैनाल के थ्रू एंटर होती है नर्व्स, लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स। आया समझ आप, ठीक है। यहाँ तक क्या मैंने बोला, इसी ये लिख लेना कॉपी पे, थ्रू दिस सेंट्रल कैनाल ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स एंटर्स। आया समझ, ओके। उसके बाद ये जो ये वाली लेयर है ना, ये है एंडोस्टियम, जो मैंने अभी बोला अंदर वाली, एंड ऑस्टियम, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आया ना आपको, ओके। मैंने क्या बोला, बाहर वाला क्या होता है, पेरियास्टियम, उसके अंदर होता है सर्कमफ्रेंशियल लेमेलाe, और जो सर्कमफ्रेंशियल लेमेलाe वो सर्कुलर शेप्ड बनाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक लेमेलाe, और कॉन्सेंट्रिक लेमेलाe इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियन, ठीक है। और जो ऑस्टियन है, इसके बीच में होता है कैनाल, उसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। ओके, यहाँ तक समझ आया, ओके। और सेंट्रल कैनाल के थ्रू क्या होती है, एंटर नर्वस होती है, ठीक है, लिम्फ वेसल्स होती है और ब्लड वेसल्स, ओके, ठीक। अब हम देखेंगे, अब जो ये लेमेला है, ठीक है, लेमे जो है ना, कंसेंट्रिक लेमेला, अब हम ऑस्टियन को अलग करके जूम से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा ना, ठीक। देखो यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे एक लेमेला बना, तो कौन सा लेमेला है, कंसेंट्रिक लेमेला। ये फॉर एग्जांपल ऐसे, ये एक कंसेंट्रिक लेमेला मैंने बनाया, मतलब ऑस्टियन बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियन है। इसमें क्या होता है, इसकी जो बाहर वाली जो लेयर होते हैं ना, इसमें ही होते हैं वो सेल्स जो मैंने बोन सेल्स आपको बोला, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कौन सी सेल्स होते हैं, बोन सेल्स। कौन कौन सी, एक तो होती है इस पे ऑस्टियोजेनिक सेल, ठीक है। मैं बस इसको ओ सेल लिखूंगा, आप बस फिर खुद लिख लेना, ठीक है। क्या होती है, ओ सेल, ऑस्टियोजेनिक सेल, और होती है यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट, ओ बी, ठीक है। एक होती है ऑस्टियोजेनिक सेल्स और ऑस्टियोब्लास्ट। आया समझ, मैंने पहले ही आपको पढ़ाया, ठीक। उसके बाद जो इनर वाला है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, जो कैनाल मैंने आपको बोला, कौन सा कैनाल मैंने बोला, ठीक है, सेंट्रल कैनाल, सी कैनाल में इसको लिखूंगा, सी सेंट्रल कैनाल। और इसी के थ्रू ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स पास होती है, एंटर होती है, ठीक है, बोन के अंदर। उसके बाद ये जो है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या मैंने आपको बोला, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, वो मैंने आपको बोला कैल्शियम, कोलेजन होगा यहीं पे, ठीक है, ये आपको समझ आया। उसके बाद यहाँ पे जो ऑस्टियोसाइट है ना, ऑस्टियोसाइट, वो कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं जिनको हम लेमेलाe बोलते हैं, सॉरी ल्यूकेने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकेने। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऑस्टियोसाइट इसके अंदर होती है, रेड से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑस्टियोसाइट, ये दूसरे ऑस्टियोसाइट, ठीक है। और जिनके अंदर होते हैं ना ऑस्टियोसाइट, इनको हम क्या बोलेंगे, LUCANAE, ल्यूकिने, ठीक है, ल्यूकिने। और जो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो जो ऑस्टियोसाइट्स है ना, सॉरी हाँ, ये ऑस्टियोसाइट, इनके बीच में एक मैंने यहाँ पे एक दीवार बनाई, ठीक है, एक मेम्ब्रेन जैसी बनाई, इसको हम बोलते हैं कैनालिक्यूलाई, ठीक है, जो कि अटैच रखती है दो ऑस्टियोसाइट्स को। क्या बोलते हैं उसको, कैनालिक्यूलाई, ठीक है, जो कि अटैच रखती है दो ऑस्टियोसाइट्स को। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, मैंने आपको ऑस्टियन का भी स्ट्रक्चर दिखाया, और मैंने आपको ये ना पेरियोस्टियम, ठीक है, उसका भी बताया, और सारा कुछ मैंने आपको बोन का स्ट्रक्चर बताया। अब हम पढ़ेंगे, अब आपको खुद समझ आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान रख लेना मैंने क्या बताया, क्या वो सच था या नहीं, ठीक है। अब देखो इधर,
A long bone has two extremities or epiphyses and one shaft or diaphysis. Diaphysis को shaft भी बोलते हैं, ठीक है. The diaphysis epiphyses are separated by epiphyseal cartilage. ये भी मैंने आपको बोला. Which ossifies as the bone growth completes. The outer hard part of the bone covering the diaphysis is the compact bone. ठीक है. उसके बाद inner to the compact bone there is central medullary canal or medullary cavity. The epiphysis is covered by outer layer of compact bone. आया समझ. And inner to there is cancellous bone और spongy bone. Spongy bone को दूसरा नाम cancellous bone. अब ये याद रख लेना खुद, ठीक है. Cancellous bone और spongy bone contains red bone marrow. मैंने आपको बोला that helps in the production of red blood cells. The center, ठीक है, production of red blood cells. आपको खुद समझ आ रहा होगा, ठीक है. मैंने वहाँ पे डायग्राम में सारा कुछ समझाया. The central medullary canal contains yellow bone marrow. ठीक है. उसके बाद येलो बून मैरो का मैंने फंक्शन भी बोला. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बून इज कॉल्ड द पेरियास्टेम. मैंने आपको बोला पेरियास्टेम कंसिस्ट टू लेयर से भी मैंने आपको बोला फाइब्रस लेयर और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स एंड द इनर लेयर कंटेन्स ऑस्टियोब्लास्ट मतलब सेलुलर लेयर. इसमें सेल्स होते हैं, आया समझ. ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स, ठीक है. ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स आर द सेल्स दिस आर रिस्पांसिबल फॉर बून प्रोडक्शन, repair and bone remodeling. At the place of a joint, the periosteum of the articulating end of the bone is replaced by hyaline cartilage. ठीक है. उसके बाद the short flat irregular or sesamoid bone is covered by compact bone and inner to that it contains cancellous bone. Cancellous bone contains red bone marrow which helps in production of RBC. ठीक है. ये शॉर्ट बोन्स में होते हैं, आप खुद देख लेना. अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बोन है, सारा कुछ यहाँ पे जो है जो मैंने आपको पढ़ाया वही है, ठीक है. अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पेरियोस्टियम पढ़ाया और वो लेमेला पढ़ाया, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल और कंसेंट्रिक, यही अब यहाँ पे, ठीक है. माइक्रोस्कोपिक मतलब जूम करके. द कंपैक्ट बोन इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब शेप्ड यूनिट्स कॉल्ड ऑस्टियंस, ठीक है, और हेवर्शियन सिस्टम जिनको हम बोलते हैं. एट द सेंटर ऑफ ऑस्टियन इट हैज अ सेंट्रल कैनाल. मैंने आपको बोला द सेंट्रल कैनाल कंटेन्स ब्लड लिम्फेटिक एंड नर्वस, ये भी मैंने आपको समझाया, ठीक है. The central canal of one ostium is connected to the central canal of the other through perforating canals or well canals. देखो यहाँ पे, ये मैं आपको यहाँ पे मैंने बोला नहीं, यहाँ पे समझा. तो ये एक सेंट्रल कैनाल है जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये सेंट्रल कैनाल है, ये दूसरा सेंट्रल कैनाल है, ठीक है. और ये क्या है, ऑस्टियम सेल है. इनको कनेक्ट करती है ये वाली विद, इनको हम क्या कहते हैं, वोल्केन्स है ना, वॉकमैन्स कैनाल, ठीक है. ये इनको कनेक्ट करती है, यही यहाँ पे बता रहे हैं. Central canal is surrounded by concentric rings called concentric lamellae, ठीक है. And towards the periphery of the compact bone there are circumferential lamellae. मैंने आपको बोला periphery की तरफ. Between the lamellae there are spaces called leucinae. लेमेले के बीच में एक ल्यूकेने होते हैं एंड दिस ल्यूकेने कंटेन ऑस्टियोसाइट्स, मैंने आपको बोला, ठीक है. द ऑस्टियोसाइट्स आर कनेक्टेड थ्रू द कैनालिक्यूला, ये भी मैंने आपको बोला, थ्रू विच द इंटरस्टेशियल फ्लूइड सर्कुलेट्स, जिसके थ्रू सर्कुलेट होता है इंटरस्टेशियल फ्लूइड, ठीक है. द बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्शियल, स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर. ये ना बोल का स्ट्रक्चर आपको समझ आया ना अच्छे से, ठीक है. अब हम देखेंगे एक्शियल एंड एपेंडिकुलर सिस्टम. एक्शियल स्केलेटन आपने पढ़ा होता है 12th क्लास में, ठीक है. देखो यहाँ पे एक्शियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द सकल वर्टिब्रे. इसमें एक्शियल ये ना स्केलेटन में क्या क्या आता है, इसमें सकल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब्स एंड स्टर्नम. याद रख लेना इसमें क्या क्या आती है, ठीक है. द बोन्स फॉर्म द सेंट्रल बॉडी पार्ट, मतलब सेंट्रल जो बोनी पार्ट होता है ना बॉडी का, वो बनाता है कौन, एक्शियल स्केलेटन. और जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं ना हाथ पैर, वो कौन होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है. अब देखो यहाँ पे पहले हम देखेंगे सकल. देखो इसको मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने पढ़ा होता है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. वहाँ पे अगर आएगा ना, वहाँ पे सीधा आएगा बोन्स ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन और बोन्स ऑफ एक्शियल स्केलेटन, ऐसे मतलब सकल ये अलग अलग नहीं आता है, ठीक है. देखो यहाँ पे द सकल इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. आपको पता है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू क्रेनियम एंड फेस, मतलब क्रेनियल बोन्स हम देख रहे हैं अब और फेशियल बोन्स, ठीक है. अब हम देखेंगे क्रेनियम. द क्रेनियम इज फॉर्म्ड ऑफ 8 क्रेनियल बोन. इसमें 8 बोन्स होते हैं क्रेनियम में. दिस बोन्स फॉर्म्स अ कैविटी इनसाइड कॉल्ड क्रेनियल कैविटी. ये जो बोन्स होते हैं ना, ये मतलब इंटरकनेक्ट जब होते हैं ना, ये कैविटी बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल कैविटी. ये जो क्रेनियल कैविटी है ये ब्रेन को बचाती है, ठीक है. इट इज़ अ बेस ऑन विच द ब्रेन रेस्ट्स एंड वॉल्ट दैट सराउंड एंड कवर इट. आया समझ. द इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द क्रेनियम और कॉल्ड सूचोरस. आया समझ. जो जॉइंट्स होते हैं ना इमूवेबल, अभी जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे ना वहाँ पे हम फाइब्रस जॉइंट पढ़ेंगे. फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, इमूवेबल, ठीक है, जो कि क्रेनियम में होती है. आज समझ. उनको हम क्या कहते हैं, सूचोरस. द बोन्स फॉर्मिंग द क्रेनियम और फ्रंटल बोन, वो बोन जो क्रेनियम को बनाती है, ठीक है. क्या क्या होता है इसमें, फ्रंटल बोन, पैराटल बोन, ऑस्पिटल बोन, टेम्पोरल बोन, सेफेनाइड बोन एंड एथिमाइड बोन, ठीक है. ये आपको मतलब याद रखने इनके नाम अच्छे से, ठीक है. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे बोनस, ठीक है. इनको नहीं पढ़ना था एक एक करके, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा इनके बारे में. यहाँ पे फ्रंटल बोन आपको पता है कि जो फ्रंट में होते हैं, फोरहेड. द फ्रंटल बोन इज द बोन ऑफ द फोरहेड, ठीक है. विद इन द फ्रंटल बोन देयर आर 2 ईयर फिलेट कैविटीज कॉल्ड फ्रंटल साइनसेस.
ठीक है। कैविटीज़ होती है इन बोन्स में, उनको हम साइनसेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो फ्रंटल बोन है उसमें जो कैविटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रंटल साइनसेस। दिस साइनसेस आर लाइनड विद सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है इनमें, एंड दे ओपन इनटू द नेजल कैविटी, ठीक है। ये जो साइनसेस होते हैं ना, ये किस में ओपन होते हैं, नेजल कैविटी में। द फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट्स विद द पैराइटल बोन, ये जो फ्रंटल बोन है, ठीक है, ये पैराइटल बोन के साथ आर्टिकुलेट होते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रंटल बोन कहाँ है, ये वाली, ये, ठीक है। पैराइटल बोन कहाँ है, ये जो फ्रंटल बोन है आर्टिकुलेट होती है इस पैराइटल बोन के साथ, आया समझ, ये हो गई ये। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ से with the help of sutures called coronal sutures. The frontal bone originates as two parts and articulates at the midline by frontal suture. उसके बाद parietal bone. The parietal bone forms the sides and roof of suckle. एक तो ये बनाते हैं sides, ठीक है, parietal bone, और roof जो होता है ना उसका suckle का ये बनाते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ डायग्राम पे, parietal bone ये देखो, अभी जो दिखाया मैंने, जो क्या आर्टिकुलेट होती है किसके साथ, फ्रंटल बोन के साथ। उसके बाद द टू पैराइटल बोन्स आर्टिकुलेट एट द मिड लाइन फॉर्म सैजिटल सूचर, ठीक है। जो ये दो पैराइटल बोन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आर्टिकुलेट हो जाती है एक दूसरे के साथ, कहाँ पे, मिड लाइन पे, और वहां पे एक सूचर बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सैजिटल सूचर उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ गया, हाँ, द पैराइटल बोन आर्टिकुलेट्स विद द ऑस्टल बोन। पैराइटल बोन किसके साथ, ऑस्टल बोन, ये देखो, पैराइटल बोन ऑस्टल बोन के साथ आर्टिकुलेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एट lambdoidal suture and it articulates with the temporal bone at squamous suture, ठीक है। lambdoidal suture जो है वहां पे आर्टिकुलेट होती है किसके साथ होती है, ऑस्टल बोन के साथ, और जो टेम्पोरल स्क्वैमस सूचर वहाँ पे किसके साथ आर्टिकुलेट होती है, टेम्पोरल बोन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्टल बोन, देखो इसको टाइम लगेगी, आप खुद पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नज़र इसको एक बार देना, ठीक है। ये मैं जब PDF सेंड करूँगा ना, इसको खुद पढ़ लेना, ये बोनस ऑस्टल टेम्पोरल बोन खुद पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सेफेनाइड बोन खुद पढ़ लेना, एथेमाइड बोन खुद पढ़ लेना, वरना इसको टाइम लगेगा। उसके बाद ये साइनसेस आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। बोन्स ऑफ द फेस, देखो आपको पता है 14 बोन्स होते हैं हमारे फेस में, दे आर नेजल बोन जो होती है 2 होती है, लेक्रमल बोन 2 होती है, वोमर बोन 1 होती है, इन्फीरियर नेजल कोंके 2 होती है, जाइगोमेट्रिक बोन 2 होती है, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1 एंड पैलेटाइन बोनस 2। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वहाँ पे आएगा ना क्वेश्चन तो खाली आपको बोनस का नाम आएगा, ये मैक्सिमल बोन अलग से, जाइगोमेट्रिक बोन अलग से, मैंडिबल बोन अलग से, ऐसे नहीं आता है। अगर आएगा बोनस ऑफ क्रेनियम नाम लिखना होगा, 2 मार्क्स आ सकता है, बोनस ऑफ फेस आ सकता है, 2 मार्क्स आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये खुद पढ़ लेना, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट्स द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। देखो आपको पता है देयर आर 26 बोन्स दैट फॉर्म्स द वर्टिब्रल कॉलम। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड को, मतलब प्रोटेक्ट करता है, बचाता है फ्रॉम इंजुरी, एंड आल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। द इंटरवर्टिब्रल डिस्कस प्रेजेंट इन बिटवीन द वर्टिब्रे एक्ट्स ए शॉक एब्जॉर्बर। जो डिस्कस होते हैं ना इंटरवर्टिब्रल, मतलब बिटवीन द वर्टिब्रे जो डिस्कस होती है वो क्या करती है, वो एक्ट करती है शॉक एब्जॉर्ब, मतलब अगर कभी हम गिरते हैं तो वही बचाते हैं, ठीक है। ऐसा समझ, कभी हम गिरते हैं ना, दौब वाब छू लगाते हैं, हम बचाओ। वर्टिब्रल कॉलम बियर्स द वेट ऑफ द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, मतलब हम बोलते हैं ना जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आया समझ ना, मतलब क्वेश्चन पे सच डिस्कस, वो डिस्क कैसे नहीं होती है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन, अभी टाइम नहीं है, ठीक है, उसको टाइम लगेगा समझाने में, ये डिस्क क्या होती है। द वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ऑस्टल बोन ऑफ द सकल, ठीक है। जो ऑस्टल बोन होते हैं ना सकल, वहां से एक्सटेंड होता है डाउनवर्ड्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 24 सेपरेट वर्टिब्रे, ए सैक्रम एंड अ कोसिक्स, 24 है ना सेपरेट वर्टिब्रे, और सैक्रम एंड कोसिक्स हो गए ना 26, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रे, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद पढ़ लेना, ये इजी है, और ये नोट्स जो है ना जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी इजी आपको खुद समझ आएगा जब आप ये पढ़ोगे, ठीक है, वरना मतलब ये हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, द वर्टिब्रल कॉलम डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन, दे आर सर्विकल वर्टिब्रे, है ना, C7 होता है इसमें, T12, L5, S1, C1, ये मैंने आपको बहुत बार बोला, ठीक है। ये है रीजनस, ये आप सर्विकल वर्टिब्रे आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। देयर आर 7 सर्विकल वर्टिब्रे। देखो अगर वर्टिब्रे में क्वेश्चन आ गया ना तो वहाँ पे खाली आएगा वर्टिब्रे का नाम और कितने हैं, ये अलग नहीं आएगा, सर्विकल वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं, इतना आ सकता है, सर्विकल कितने हैं, थोरेसिक, बट ये नहीं आएगा अलग से सर्विकल वर्टिब्रे के, मतलब इसका ब्रीफली कुछ डिस्कस करो, ठीक है, तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक, इसीलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। फीचर्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये भी आप खुद पढ़ लोगे। उसके बाद क्या रह गया, थोरेसिक एज नहीं, एक सेकंड, रिब्स, ठीक है,
अब हम रिब्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी रिब्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिब्स आर देयर, ऐसे आ सकता है। ये आपने पढ़ा होता है 12th क्लास में, रिब्स के 3 टाइप्स हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा बोलूँगा। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, मतलब 24 होती है, हो गया 12 है ना, 12 पेयर्स। Ribs are attached to sternum through their costal cartilage. The space between the adjacent ribs is called the intercostal space. Posteriorly, the ribs are articulated to the thoracic vertebrae. मतलब जो ribs होते हैं ना ऐसे, ऐसे होते हैं। और पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर पार्ट है रिब्स का, ठीक है, मतलब बैक साइड किसके साथ होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ, आया समझ, थोरेसिक वर्टिब्रे के। और फ्रंट साइड किसके साथ, स्टर्नम, आया समझ। ये मैंने बैक साइड बोला, ये बैक साइड है। और ये फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे 3D तो नहीं बना सकता ना, यहाँ पे फ्रंट साइड है, ये स्टर्नम है, ठीक है, आपको खुद समझ आ गया, ठीक है। तो इसके साथ ही अटैच होते हैं। अब यहाँ पे इसके टाइप्स है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा और आपको खुद ही समझ आएगा, ये भी ईजी है इसमें, ठीक। अपेंडिकुलर सिस्टम जिसमें हाथ पैर आते हैं, यहाँ पे इसमें गर्डल्स भी आते हैं, यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ शोल्डर गर्डल, बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब आर्म्स, बोन्स ऑफ पैल्विक गर्डल, ठीक है, एंड बोन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, इसमें ये आते हैं। अब हम देखेंगे शोल्डर गर्डल, इसमें मुझे आपको जॉइंट्स पढ़ाने अच्छे से। इट्स फॉर्म्ड ऑफ 2 क्लेविकल्स एंड 2 स्कैपुला। जो शोल्डर गर्डल होता है आपको पता है, इसमें क्लेविकल होते हैं और स्कैपुला। क्लेविकल, अब मैं ये पढ़ाऊंगा, क्लेविकल बोन आ सकते हैं क्योंकि इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। इट्स आल्सो नोन एज कॉलर बोन और ब्यूटी बोन, आपको पता है। द राइट एंड लेफ्ट क्लेविकल आर्टिकुलेट्स मीडियली विद द स्टर्नम। जो स्टर्नम होता है ना, मीडियली ये किसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं, स्टर्नम के साथ। कहाँ पे, किस जॉइंट पे, एट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। लेटरली दे आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला एट एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। ऐसा में लेटरली किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है किसका, स्केपुला का, जो कि ट्रेंगुलर शेप होती है बोन बैक साइड। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ रहेगा, इट हैज़ 2 एक्सट्रीमिटीज सच एज स्टर्नल एक्सट्रीमिटी एंड एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी। अब हम देखेंगे स्केपुला। स्केपुला आपको बताया ये ट्रायंगुलर शेप्ड होते हैं, ठीक है। Scapula lies on the posterior chest wall superficial to ribs. It's a flat triangular shaped bone. It has an inferior angle, superior angle, और क्या होता है इसमें, एंड lateral angle. On its lateral angle there is glenoid cavity, ठीक है, that articulates with the head of the humerus forming the shoulder joint. जो humerus होते हैं ना आर्म की, ठीक है, बून, तो उसमें कैविटी होती है, ठीक है, गिलेनाइड कैविटी, जो कि आर्टिकुलेट होती है विद द हेड ऑफ ह्यूमरस। मतलब जो लेटरल एंगल होता है ना किसका, स्केप्यूला का, उसमें गिलेनाइड कैविटी होती है जो आर्टिकुलेट होती है किसके साथ, हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ, और वहाँ पे बनता है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद फ्यूमर बोन भी एक जॉइंट है ना, कैविटी होते हैं, वहाँ हम देखेंगे आगे। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स लाइक सुपीरियर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर, ठीक है। द स्पाइन इज द रफ रिज दैट रन्स ऑन इट्स पोस्टीरियर सरफेस। देयर आर एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरोकॉइड प्रोसेस प्रेजेंट सुपीरियर टू इट्स लेटरल एंगल। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये आपको खुद यहाँ पे समझ आएगा जब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे ना स्केप्यूला का। ये देखो, ये क्रोकॉइड प्रोसेस है, ठीक है, एक्रोमियन, ये ग्लेनाइड कैविटी है जिसके साथ मतलब एट लेटरल एंगल पे होता है, ठीक है, जिसके साथ आर्टिकुलेट होता है क्या, ह्यूमरस, ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस। अब देखेंगे हम द अपर लिम्ब, ह्यूमरस होती है, इट्स द बोन ऑफ द अपर आर्म। इट्स हेड फिट्स इनटू द ग्लेनाइड के, जो मैंने अभी बोला, ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। द ग्रेटर tubercle and lesser tubercle are the 2 roughened projection of humerus just distal to its head. Between the greater and the lesser tubercle there is a deep groove called bicipital groove or intertubercular sulcus. ये आप इससे देख सकते हो, देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये ह्यूमरस है, ये वाली बोन, ये ह्यूमरस है, ठीक है, जिसको मैंने रेड से दिखाया। अब देखो इसमें ग्रेटर ट्रोबिकुल है और लेसर ट्रोबिकुल, ठीक है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। अब देखो इधर ये बोल रहा है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस एंड सॉरी द ग्रेटर ट्रोबिकुल एंड द लेसर आर द 2 रफनेड प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमरस। आया समझ, ये मैंने आपको बोला प्रोजेक्शंस होती है। ह्यूमरस just distal to its head. Between the greater and the lesser there is a deep groove called bicipital groove or intertubercular sulcus. Bicipital groove मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें यहाँ पे नहीं दिखाया है शायद,
हाँ ये देखो इंटरट्यूबुलर सल्कस, ये वाला डायग्राम से आपको पता चलेगा, ये खुद आप देख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बीच में तो होता है, लेसर और ग्रेटर ट्यूबिकल के बीच में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस, ठीक। उसके बाद एट इट्स डिस्टल एंड द capitulum and trochlea of the humerus articulates with the radius and ulna to form the elbow joint, ठीक है। the trochlear notch of the ulna fits into the trochlea of humerus। देखो ये आपको इंपॉर्टेंट ज़रूरी नहीं याद रखना है, ठीक है। जो ह्यूमरस है इतना नहीं आता है वहाँ पे मैंने आपको बोला बस बोनस का नाम होता है, ठीक है। अगर अपर लिम्ब आएगा इसमें कितने बोनस है ऐसे आएगा, ह्यूमरस अलग से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा था खुद पढ़ लेना, अगर नहीं भी पढ़ोगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन वो इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्हें पढ़ा है, टाइप्स ऑफ बोन इंपॉर्टेंट है वो मैंने पढ़ा है, जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनमें पढ़ा है। बाकी जो बोन्स है ना उनका नाम याद रखो बस, उनका स्ट्रक्चर वो सारा कुछ नहीं आपको नहीं पढ़ना है। पेल्विक गिर्डल आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ अब। इट्स फॉर्म्ड ऑफ 2 हिप बोन्स इसमें आते हैं और इनॉमिनेट बोन जिनको हम बोलते हैं। ईच हिप बोन हैज 3 पार्ट्स। जो हिप बोन होता है ना उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें आता है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस ये आपने पढ़ा होता है। टुवर्ड्स द लेटरल साइड देयर इज अ डीप डिप्रेशन कॉल्ड एसिटाब्यूलम, ठीक है। द बॉल शेप्ड हेड ऑफ द फ्यूमर फिट्स इनटू द सॉकेट शेप्ड एसिटाब्यूलम। देखो वहाँ पे मैंने आपको बोला ह्यूमरस किसके मतलब जो किस में आर्टिकुलेट होता है, ग्लेनाइड कैविटी में, उसका हेड। यहाँ पे जो फ्यूमर होता है ना, ठीक है, फीमर होता है वो फिट होता है इनटू द सॉकेट शेप्ड एसिटाब्यूलम ऑफ हिप बोन टू फॉर्म द हिप जॉइंट। यहाँ पे वहाँ पे शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे हिप जॉइंट। इलियम इज ब्रॉड फ्लैट। अब ये नहीं पढ़ना है आपको, इस्चियम इलियम अलग अलग से उतना नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, ये आप खुद देख लेना। उसके बाद लोअर लिम्ब इसमें आता है फीमर, ये आप देख लेना खुद, अगर पढ़ोगे तो कोई मसला नहीं, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो बेहतर ही आपके लिए नॉलेज रहेगी, ठीक है, वरना ये लंबा हो जाएगा। पटेला आप खुद पढ़ लेना। उसके बाद मेटाटार्सल्स, फाइबर, अब आ गए जॉइंट्स यहाँ पे। अब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। अब हम जॉइंट्स देखेंगे। दीज आर द साइट एट विच 2 or more bones articulate with each other. Joints help in flexibility of skeleton and movement of skeleton as whole. It allows for the attachment of bones को अटैचमेंट करने के लिए, ठीक है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स सच एज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, इमूवेबल। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल। ये आपने पढ़ा होता है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्योंकि ये आता है। फाइब्रस जॉइंट इट्स फॉर्म्ड ऑफ टफ एंड हार्ड फाइब्रस मटेरियल, दे आर इमूवेबल जॉइंट्स। मैंने आपको बोला क्योंकि इसमें हार्ड फाइब्रस मटेरियल होता है, जो कि हार्ड होता है, जिसकी वजह से मूव नहीं कर पाते। एग्जांपल यहाँ पे आता है जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द सकल या क्रेनियम हमने पढ़ा, ठीक है, कॉल्ड द सुचर्स एंड द इंटरोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन द शेफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला, ठीक है। The interosseous membrane stabilize the bones and allows for the limited amount of movement between the bones। आपको पता है, आप सकल याद रख लेना इसमें, between the सकल bones जो joints होते हैं फाइब्रस joints। Cartilaginous joints, these joints are formed of a pad of fibrocartilage। Limited movement is possible at these joints। Example includes intervertebral discs and symphysis pubis, ठीक है। ये 2 इसमें एग्जाम्पल याद रख लेना, मतलब बिटवीन वर्टेब्रे जो होते हैं ना जॉइंट्स वो होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। There is a space between the articulating ends of the bones. At these joints, a sleeve of fibrous tissue called the capsule holds the ends of the articulating bone together। देखो, there is a space between the articulating ends। जो एंड होता है ना बोन का, वहाँ पे स्पेस होती है। यहाँ पे देखो, ये फॉर एग्जांपल बोन है, एक सेकेंड, ये एक बोन है और यहाँ पे एक स्पेस होती है, हाँ, ये बोन इसके अंदर फिट हो जाती है, ठीक है, ऐसा समझ। स्लीव ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द कैप्सूल होल्ड्स द एंड्स ऑफ द, ये एंड है, ठीक है, इसको ये ना ये वाला एंड इसको होल्ड करता है ये, ठीक है, ये पोर्शन एंड्स of the articulating bone together। The capsule is lubricated by synovial fluid secreted by synovial membrane। आया समझ, इसलिए वहाँ पे freely movable होता है। A wide range of movements are possible at synovial joints, example include shoulder joint and hip joint। अब हम देखेंगे characteristics, ये important है, ठीक है, characteristics of synovial joint। वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे अगर जॉइंट्स आएगा ना तो जॉइंट्स आएगा और उसकी क्लासिफिकेशन आएगी, ठीक। आर्टिकुलर कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन। इट प्रोवाइड्स, मतलब जो मैंने आपको बोला जो बोन होते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल अगर शेफ्ट है इसका, ये एपिफाइसिस हो गया, ठीक है, क्या मैंने बनाया, ठीक है, ये अगर बोन है, ये इसका शेफ्ट हो गया यहाँ तक, और ये एपिफाइसिस। यहाँ पे कार्टिलेज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे कार्टिलेज होती है प्रेजेंट, ठीक है, यही इसको आर्टिकुलेशन में मदद करती है। कहाँ गया, हाँ, it's present at the end of the articulating bone। It provides a smooth articulating surface and it absorbs the compression forces, ठीक है। It's strong enough to bear the weight of the body at the joint। Capsule, it's a sleeve of fibrous tissue that holds the articulating ends of the
मतलब जो कार्टिलेज होते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल फिर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये फॉर एग्जांपल बोन है, तो यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है, ये कार्टिलेज है, ठीक है। इसको कौन रखता है इस एंड के साथ, ठीक है, अटैच, यही कैप्सूल, ये फॉर एग्जांपल इनके बीच में कैप्सूल होता है ये वाला, इनके बीच में इसको ये अटैच रखता है बोन के साथ, आया समझ कार्टिलेज को। इट इज अ सिली ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट होल्ड्स द आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट। इट अलाउज फॉर द मूवमेंट एट द जॉइंट एंड प्रोटेक्ट्स द जॉइंट फ्रॉम इंजुरी एंड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। इसकी फंक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट साइनोवेल मेम्ब्रेन होता है। इट्स फॉर्मड ऑफ एपिथेलियल सेल। साइनोवेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, एपिथेलियल सेल। साइनोवेल मेम्ब्रेन सिक्रेट साइनोवेल फ्लूइड, क्या करता है, सिक्रेट साइनोवेल फ्लूइड, जो कि फिर मतलब फ्रिक्शन से बनाता है, इट्स बचाता है। इट्स फाउंड लाइनिंग द कैप्सूल एंड कहाँ पे होता है, जो लाइनिंग होती है ना कैप्सूल की वहाँ पे, एंड कवर्स पार्ट्स ऑफ द बोन्स विद इन द जॉइंट दैट आर नॉट कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। और वो मतलब वाले पार्ट्स ये कवर करता है जो कि कवर हाइलिन कार्टिलेज नहीं करती है, आया समझ। इट आल्सो कवर्स द इंट्रा कैप्सूलर स्ट्रक्चर दैट डू नॉट बियर वेट। साइनोवेल फ्लूइड इज अ थिक स्टिकी फ्लूइड secreted into the synovial cavity. The synovial fluid acts as lubricant. It provides nutrients to the structures within the joints, and its phagocytes destroy cell debris and microbes and also help for joints। तो ये फंक्शन है, ये ईजी आपको समझ आए, ठीक है। द स्मॉल सेक्स ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड और द बुर्से, इसमें कुछ सेक्स होते हैं, ठीक है, किसमें, साइनोवियल फ्लूइड में, उनको क्या बोलते हैं, बुर्से। स्मॉल सेक्स ऑफ साइनोवियल फ्लूइड आर द बुर्से। दीज बुर्से आर प्रेजेंट एट सम जॉइंट्स, एग्जांपल नी जॉइंट होता है। बुर्से एक्ट्स एज कुशन्स दैट प्रिवेंट फ्रिक्शन, आए समझ, फ्रिक्शन से बचाते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सूलर स्ट्रक्चर्स, यहाँ हम अभी फीचर्स पढ़ रहे हैं। Extra capsular structures, it includes muscles, tendons and ligaments that provides for joint stability। उसके बाद intracapsular structures, it includes structures that are present within the capsule outside the synovial membrane, they assist in joint stability। example includes menisci and fat pads of the knee joint। इसमें इनको हम बोलते हैं intracapsular structures। अब हम देखेंगे synovial joints, types of synovial joints। Synovial joints can be classified according to the movement possible at the joint and the shape of articulating ends of the bone। इनके बेस पे इनको क्लासीफाई किया है। The movements possible at the synovial joints includes flexion, extension, adduction, abduction, circumduction, rotation, pronation, supination, eversion and inversion। ये आपने पढ़ना है किसमें, नर्सिंग फाउंडेशन में, ठीक है। आगे भी पढ़ना है आपको, ठीक है। ये वाले मूवमेंट्स, इनको हम बोलते हैं मूवमेंट्स, ठीक है, आया समझ। द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स इंक्लूड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या क्या टाइप आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, hinge joint, gliding joint, saddle joint, condyloid joint and pivot joint। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पे ताकि आपको इजी हो जाए, समझ आएगा। देखो फ्लेक्शन मतलब होता है, अब यहाँ पे देखो मैं आपको पहले एडक्शन और अबडक्शन बताऊंगा। जो एडक्शन होता है ना, AD एडक्शन, इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन। ये अगर फॉर एग्जांपल इंसान है, ये अपने हाथ को क्या कर रहा है, ये इसके हाथ मतलब स्ट्रेट है ऐसे, अब इसने क्या लाया ऐसे मिड लाइन की ओर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडक्शन। मतलब बॉडी पार्ट को मूवमेंट कराना टुवर्ड्स द मिड लाइन, उसको हम क्या कहेंगे, एडक्शन। अब अबडक्शन का मतलब होता है बॉडी पार्ट को मूव कराना अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऐसे। अब इसने एक्सटेंड किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अबडक्शन, ठीक हो गया, एडक्शन अबडक्शन। उसके बाद होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, आपको 2 4 5 बताऊंगा, बस उतने काफ़ी है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और इसमें आता है हाइपर एक्सटेंशन। देखो आपका सर है, ये फॉर एग्जांपल आपका सर है, ठीक है, जब आप अपने सर को आगे की तरफ ले जाते हो, मतलब आप जो एंगल करते हो ना, जॉइंट्स के बीच में एंगल होती है, वो आप डिक्रीज करते हो, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। मतलब जो जॉइंट्स के बीच में एंगल होती है, ठीक है, उसको कम कर लेना, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन। मतलब हेड जब आप नीचे लाते हो ऐसे, ठीक है, हो गया फ्लेक्शन। जब आप वापस लाते हो ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ हेड, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, मतलब फिर से एंगल इंक्रीज करना। फिर आप जो हाइपर एक्सटेंशन होता है, जब आप पीछे सर लेते हो ना ऐसे पीछे, मतलब आप फिर से इंक्रीज कर रहे हो एंगल, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर एक्सटेंशन। आया समझ, ओके। उसके बाद क्या था आपका, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ उसके बाद सरकमडक्शन। सरकमडक्शन मतलब क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आपका जो शोल्डर जॉइंट है ना, वहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं अपने बाजू को ऐसे, मतलब रोटेशन में। ऐसा रोटेशन मतलब पूरी बॉडी जो आर्म है, आपको शोल्डर जॉइंट पे क्या करना है, रोटेशन करना है। प्रोनेशन, सुपिनेशन। प्रोनेशन मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा सुपाइन मतलब जो आपका सर है,
आपका मतलब फेस है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका बैक नीचे की तरफ होना चाहिए, हो गया सुपिनेशन। अब प्रोनेशन क्या होता है, आपका बैक ऊपर साइड होना चाहिए, ठीक है, और आपका फेस टुवर्ड्स द मतलब फ्लोर होना चाहिए, ऐसा समझ, तो उसको हम कहते हैं प्रोनेशन, ठीक। उसके बाद बाकी आप पढ़ोगे इवर्शन इन्वर्शन, आप इसमें लेग्स में भी फुट में दिखा सकते हो, वो मैं ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ, जब इंशाल्लाह हम आएंगे इस टॉपिक पे वहाँ हम देखेंगे। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम देखेंगे। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये आपने पढ़ा है, देखो ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल है क्या, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ये आपने पढ़ा होता है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट क्या होता है, लाइक आपने डोर देखा होगा ना घर में, वहाँ पे वो या तो कब्ज, ठीक है, वो हिंज जैसा होता है समझ, तो उसी को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। एट द हिंज जॉइंट the articulating ends of the bones are arranged like a hinge of a door, only flexion and extension, flexion मैंने बोला, और extension मतलब जब हम सर मतलब वहाँ पे एंगल डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है, आया समझ, यही दो मूवमेंट्स पॉसिबल है एट दी जॉइंट्स, एग्जांपल इंक्लूड्स एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। अब आया समझ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में इसने क्या बोला है, इसमें बोला है वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल, लाइक रोटेशन यहाँ पे, सर्कमडेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट, in gliding joints, the articulating ends of the bones are flat and slightly curved. These articulating surface can glide over the other bone. Very limited movement is possible at the joints. Example include joint between carpal bones of the wrist and joint between the tarsal bones of the ankle. ठीक है, आपको समझ आया। उसके बाद सैडल जॉइंट, ठीक है, सैडल जॉइंट, इसको आप SAD सैड CM याद रख लेना, कार्पल्स एंड मेटाकार्कल्स के बीच में होता है, सेड मतलब सैडल जॉइंट, ये मैंने ट्रिक कहीं से पढ़ी थी, ठीक है, आप बता देना कमेंट सेक्शन में। द अरेंजमेंट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन इज लाइक ए मैन सिटिंग ऑन ए चेयर, अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट आर पॉसिबल। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है इसने, एग्जाम्पल इसने दिया है includes the joint between the trapezium and the first metacarpal bone forming the base of the उसके बाद condyloid joint, ठीक है, अब हमें देखेंगे। A smooth rounded small projection of a bone fits into a small cup shaped depression of another bone. Example includes the joint between the mandibular condyle of the mandible and the temporal bone, ठीक है। उसके बाद pivot joint, the bone are arranged in such a way that it can rotate. Here one bone fits into another bone. Example include the joint between the atlas and axis, ठीक है, बस एग्जाम्पल याद रख लेना काफ़ी है। सम इम्पॉर्टेंट जॉइंट, इसमें शोल्डर जॉइंट हमने पढ़ा है सारा, ठीक है, ऊपर ही, तो बाकी हो गए चैप्टर खत्म। अब हम देखेंगे आज ही डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।